हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासेस। कल हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियाँ। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं CH3Cl का कक्षक आरेख, जो कि राजस्थान बोर्ड 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स, कक्षक आरेख कैसे बनाए जाते हैं और आपसे और किस किस का भी कक्षक आरेख पूछ सकता है। 2019 में आपसे पूछा गया था CH3Cl का कक्षक आरेख, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, CH3Cl की सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये होती है CH3Cl की स्ट्रक्चर। C के पास 3 H और एक Cl, तो CH3Cl। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 4 एकल बंध होते हैं। एक एकल बंध में एक सिग्मा होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 4 सिग्मा हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। और हम सब जानते हैं कि ये जो कार्बन है बीच वाला, ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम है, sp3 संकरित कार्बन एटम है, यानी कि इस कार्बन की संकरण अवस्था sp3 होती है। तो ये कार्बन आपका sp3 संकरित कार्बन है, यानी कि इसमें sp3 संकरण है। स्टूडेंट्स, मुझे इसका कक्षक आरेख बनाना है, जो कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स, मैं समझाना चाहूंगा कि आखिर ये कैसे बनता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इस कार्बन की। ये कार्बन sp3 संकरित कार्बन है। क्या होता है sp3? देखिए sp3, इसका मतलब इसके अंदर एक s कक्षक है और 3 p कक्षक है, यानी कि एक s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में मिलकर आपस में संकरण के द्वारा 4 sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं। 4। वापस सुनेंगे मेरी बात को, कि जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित कक्षक बनते हैं। जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित कक्षक बनते हैं। देखिए एक S है और 3 P है, तो टोटल हो गए 4, तो 4 बनेंगे sp3। तो इन कक्षकों का नाम भी संकरण के आधार पर रखा जाता है। एक S 3 P, तो sp3, एक S 3 P, तो टोटल हो गए 4 sp3 संकरित कक्षक। स्टूडेंट्स, इन sp3 संकरित कक्षकों की जो स्ट्रक्चर होती है, संकरित कक्षक कोई सा भी हो, sp3 हो, sp2 हो, sp हो, कोई सा भी संकरित कक्षक हो, उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो इस तरीके की होती है, आपको दिखाई दे रही है। एक छोटी पाली है और एक बड़ी पाली है, ये बड़ी पाली है और ये छोटी पाली है। छोटी पाली माइनस वाली होती है, ऋणात्मक, और बड़ी पाली धनात्मक होती है। तो ऐसे 4 संकरित कक्षक मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पर बनाए हैं, 1, 2, 3 और 4। स्टूडेंट्स, ये 11th का बेसिक है, यहाँ आपको ये सब नहीं करना है। क्वेश्चन 1 नंबर में आया था, वहां आपको डायरेक्ट डायग्राम बनाना है, लेकिन इस डायग्राम को मैंने कैसे बनाया वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि यहाँ पर 4 sp3 संकरित कक्षक मैंने ड्रॉ किए हैं। अब ये चारों की चारों sp3 संकरित कक्षक अपने आप को त्रिविम में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि इनके बीच में कम से कम आकर्षण हो, इनके बीच में कम से कम प्रतिकर्षण हो। ठीक है, बिकॉज ऑफ ये पालियां इलेक्ट्रॉन से भरी होती हैं और इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो पालियां हैं, इनकी जो पालियां हैं अपने आप को इस तरह अरेंज करती हैं कि इनके बीच में कम से कम प्रतिकर्षण हो। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें हम संकरण की अवस्था देखते हैं कि अगर sp3 संकरण होगा तो ये चतुष्फलकीय रूप से अरेंज होती हैं। चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, आप सब जानते हो। इसमें एक कार्बन, आपकी आंखों के 2 कार्बन तो एक प्लेन में होते हैं इस तरीके से, ये 2 कार्बन तो आपके प्लेन में होंगे। 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल इन सब के बीच में होता है। एक कार्बन आपकी आंखों के पास होता है, ये आपकी आंखों के पास आ रहा है, और एक कार्बन आपकी आंखों के दूर होता है, यानी कि पीछे होता है इस तरह। तो ये आपका टोटल जो है वो sp3 संकरित है। ये दिख रहा है आपको, दिस इज द sp3 ज्योमेट्री, चतुष्फलकीय इसको बोलते हैं। इनमें हर एक बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है।
तो ये चारों पालियां अपने आप को त्रिविम में इस तरह अरेंज करेंगी कि इनके बीच में कम से कम प्रतिकर्षण हो। तो इसलिए ये चारों की चारों पालियां चूंकि sp3 संकरण है, चतुष्फलकीय रूप से अपने आप को व्यवस्थित करती हैं। तो बेटा मैंने यहाँ पर 4 sp3 संकरित कक्षक आपके बनाए हैं जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं। इन चारों ने अपने आप को sp3 मैनर में, इट मींस चतुष्फलकीय व्यवस्था में व्यवस्थित कर लिया है। देखेंगे ये पहला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पहली sp3 संकरित कक्षक, ये दूसरा sp3 संकरित कक्षक, ये तीसरा sp3 संकरित कक्षक और ये चौथा sp3 संकरित कक्षक। ये जो रेड कलर के मैंने यहाँ पर दिखाए हैं ये आपके sp3 संकरित कक्षक हैं जो कि कार्बन के हैं, ये बीच वाले कार्बन के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अदर एटम्स की जो इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो अन्य एटम यहाँ पर है हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन पर आ जाओ। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के पास केवल और केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही कक्षक होता है और उसका नाम है 1s कक्षक। 1s कक्षक गोलाकार होते हैं। 1s कक्षक कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हैं, तो तीनों sp3 संकरित कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अतिव्यापन दर्शाते हैं। अतिव्यापन का मतलब होता है एक कक्षक का दूसरे कक्षक में 10 जाना, और जिस जगह दोनों का अतिव्यापन होता है वहां पर निर्माण होता है सिग्मा बंध का। ये सिग्मा बन गया, तो इन दोनों का अतिव्यापन हो गया एक सिग्मा, इधर इन दोनों का अतिव्यापन हो गया, इस हाइड्रोजन का 1s कक्षक, ये तीसरे हाइड्रोजन का 1s कक्षक, इनका अतिव्यापन हो गया, तो 3 सिग्मा का यहाँ पर निर्माण हो चुका। चौथा जो एटम है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास क्लोरीन। चौथा एटम कौन है हमारे पास? क्लोरीन। अब इसकी बात करते हैं। क्लोरीन जो कि हेलोजन है, तो हेलोजन कौन कौन सी हो सकती हैं? ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने आपको क्लोरीन दिया है तो एग्जामिनर भी आपको क्लोरीन देगा। 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें क्लोरीन दिया गया था, इसलिए मैंने क्लोरीन दिया। हो सकता है आपसे क्लोरीन दे दे, हो सकता है आपको ब्रोमीन दे दे, हो सकता है आपको आयोडीन दे दे। आयोडोमेथिन का कक्षक आरेख बनाइए तो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लोरीन की जगह आयोडीन आ जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है? देखिए स्टूडेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी बात करते हैं। सबसे पहले फ्लोरीन की बात करता हूँ। फ्लोरीन 9 नंबर पर आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5। हम हमेशा लास्ट वाला ऑर्बिटल देखते हैं, तो लास्ट वाला आपके पास आ रहा है 2s2 2p5। इसी तरह इनका भी क्लोरीन का लास्ट वाला होगा 3s2 3p5, ब्रोमीन का 4s2 4p5, आयोडीन का 5s2 5p5। और इसके अंदर भी अगर हम गौर करें तो s ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं, केवल p ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेगा, बिकॉज जो p यहाँ पर आधा अधूरा है। p की बात करें 2p5 फ्लोरीन का, क्लोरीन के लिए 3p, ब्रोमीन के लिए 4p और आयोडीन के लिए 5p। एक बात हमेशा याद रखेंगे कि संकरण में हमेशा कक्षक भाग लेते हैं, कक्षकों के इलेक्ट्रॉन कभी भाग नहीं लेते। ठीक है, यानी कि संकरण हमेशा कक्षक दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं दर्शाते। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि p के पास, या हम ये कह सकते हैं p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, या p कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, px, py और pz। px, py और pz 3 प्रकार के कक्षक होते हैं। p कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, px, py और pz। हमारा जो लास्ट चल रहा है वो है 2p5। तो देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3 4 और 5, इसका मतलब आपके पास जो पार्टिसिपेट करेगा वो कौन करेगा? pz कक्षक। कौन सा कक्षक करेगा? pz कक्षक। देखिए इनके सब में 2p में 5 इलेक्ट्रॉन, 3p में 5, 4p में 5, सबके पास p में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट कौन सा बच रहा है? केवल pz बच रहा है जो कि हाफ फील्ड है, इसलिए यहाँ पर pz ही अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना सकता है। तो हम बात करेंगे फ्लोरीन की। अगर फ्लोरीन होगा तो 2pz पार्टिसिपेट करेगा, क्लोरीन होगा तो 3pz पार्टिसिपेट करेगा, ब्रोमीन होगा तो 4pz होगा और आयोडीन होगा तो 5pz होगा। अब pz कक्षक की संरचना क्या होती है?
देखिए पीजेड जो कक्षक हैं वो आपके डंबल शेप होते हैं, दो पाली इनके अंदर इक्वल इक्वल होती है, एक पाली पॉजिटिव मानते हैं, एक को नेगेटिव मानते हैं। तो स्टूडेंट्स पीजेड कक्षक यहाँ पर आपका क्लोरीन का, बिकॉज मेरे पास क्लोरीन है तो मैं यहाँ क्लोरीन का पीजेड कक्षक लूंगा, और ये क्लोरीन का पीजेड कक्षक है जिसकी पॉजिटिव लोब sp3 संकरित कक्षक के साथ अतिव्यापन दर्शाती हैं और सिग्मा बंध बनाती हैं। इस प्रकार हमारे पास एक संरचना प्राप्त होती है और ये संरचना कहलाती है CH3Cl का कक्षक आरेख। CH3Cl का कक्षक आरेख। स्टूडेंट्स एग्जाम में कक्षक आरेख पूछा गया था, ये आपके 11th की बेसिक नॉलेज है। अगर sp3 संकरण होता है तो चतुष्फलकीय रूप से इसको अरेंज किया जाता है, अगर sp2 संकरण होता तो इसको हम तीन कक्षक होते हैं यहाँ पे 2p 1s, तो उसे हम समतल त्रिकोणीय रूप से अरेंज करते, और अगर केवल एक s और एक p होता तो sp संकरण होता और केवल दो ही यहाँ पर sp केवल दो ही आपके पास यहाँ पर sp संकेत कक्षक बनते जो रेखीय क्रम में होते। तो इस प्रकार हमारे पास sp3 था, इसलिए हमारी ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगी। तो दिस इज द CH3Cl का कक्षक आरेख। ये आपका CH3Cl का कक्षक आरेख है जो कि राजस्थान बोर्ड 2019 में पूछा गया था। ये सब केवल आपको मैंने रफली समझाया है, एक साइड लिखा है इसलिए मैंने कि एग्जाम के क्वेश्चन का आंसर ये था जो कि 1 मार्क्स का था। स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं एल्किल हैलाइडों में CX बंध की प्रकृति। आप सबको ये बनाना है, ड्रॉ करना है, वीडियो को पॉज करके आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्किल हैलाइडों में CX बंध की प्रकृति। एल्किल हैलाइडों में CX बंध की प्रकृति, यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एल्किल हैलाइडों में CX बंध की प्रकृति। स्टूडेंट्स वी नो वेरी वेल, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि एल्किल हैलाइडों में जो हैलोजन परमाणु होता है वो कार्बन परमाणु से एकल सहसंयोजी बंध के द्वारा बंधा होता है, और वो कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है, जैसा कि अभी अभी हमने यहाँ पर बनाया। तो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने सबसे सिंपल एल्किल हैलाइड बना देता हूं। दिस इज द मैथिल हैलाइड CH3X। तो वी नो वेरी वेल, यहां पर ये कार्बन जो है वो sp3 संकरित है, अभी अभी हमने आपको बताया, और ये जो हैलोजन है वो इस कार्बन से एकल सहसंयोजी बंध के द्वारा बंधा हुआ है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और हो सके तो मेरी वीडियो के साथ इसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं कि एल्किल हैलाइडों में हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से एकल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है या बंधित होता है। वापस सुनेंगे कि एल्किल हैलाइडों में हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से एकल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता से अधिक होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हैलोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है किससे? कार्बन परमाणु से। विद्युत ऋणता कम, ठीक है। तो हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से अधिक होती है, जिसके कारण बंध के इलेक्ट्रॉन, इस एकल सहसंयोजी बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हैलोजन परमाणु की ओर आकर्षित होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, विद्युत ऋणता होती क्या है? बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। तो यहाँ पर ये जो बंध है, ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है, ये किसकी तरफ आकर्षित होंगे? हैलोजन परमाणु की ओर। तो हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा
और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाएगा, क्योंकि बंद के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहा है, हेलोजन की तरफ, इसलिए हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। इस ऋणावेश और धनावेश के कारण CX बंध में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही इस हेलोजन पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश आ गया तो ऋणावेश और धनावेश के कारण हेलो CX बंध में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइडों में जो CX बंध होता है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि CX बंध आयनिक प्रकृति का होता है। तो स्टूडेंट्स, अतः एल्किल हैलाइडों में CX बंध विद्युत ऋणता के अंतर के कारण, किसके कारण, विद्युत ऋणता के अंतर के कारण, बिकॉज ऑफ हेलोजन अधिक विद्युत ऋणी, कार्बन कम विद्युत ऋणी, तो विद्युत ऋणता का अंतर आएगा। विद्युत ऋणता के अंतर के कारण ध्रुवीय प्रकृति का होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, एवं CX बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण CX बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण एल्किल हैलाइड आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि क्या कारण है आखिर कि एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए सुग्राही होते हैं या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से दर्शाते हैं। तो उसका एक ही रीजन है कि इन द एल्किल हैलाइड CX बॉन्ड इन एल्किल हैलाइडों में जो CX बंध होता है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ध्रुवीय प्रकृति का क्यों होता है, तो आपको लिखना है कि एल्किल हैलाइडों में हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से एकल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से अधिक होती है, अतः बंध के इलेक्ट्रॉन हेलोजन परमाणु की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और इस विद्युत ऋणता के अंतर के कारण CX बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है। तो वी कैन से दैट इट मींस हम कह सकते हैं कि CX बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो आज के हमारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।